झारखंड में मानव पूंजी का निर्माण और शिक्षा में सुधार। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं विंडो में, इसको मैं तैयार किया हूं ताकि इसका वीडियो बने तो आसान हो लोगों को, थोड़ा इधर आई कैचिंग हो, सोच के मैंने इस तरीके से इसको बनाया। तो मैं कुछ डेटा देख रहा था वर्ल्ड लेवल पे, जस्ट टू मोटिवेट एवरीवन, सबों को मोटिवेट करने के लिए, कि वर्ल्ड वाइड जो है वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग देशों का एक्सपेंडिचर जीडीपी, मतलब एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है। तो आप देखेंगे कि लगभग 106 देश हैं। ये 2016 का डेटा है। उसके बाद का डेटा सारे देशों के लिए उपलब्ध नहीं था, फॉर दैट मैटर इंडिया का भी उपलब्ध नहीं था। तो मैंने 2016 का लिया और उसमें आप देखेंगे कि नॉर्वे लगभग 8% के आसपास खर्च करती है और सबसे ज्यादा है। उसके बाद आइसलैंड है, उसके बाद कोस्टारिका है, उसके बाद बेल्जियम है, बेलिज है। तो इस तरीके के कंट्रीज हैं। और लास्ट में वही आपको दिखेगा, गाम्बिया है और सूडान है, युगांडा है, इस तरीके के देश सब हैं। और इंडिया देखेंगे, जो रिसेंट डेटा है वो 4.5 के आसपास है। लेकिन 2017 का डेटा भी हमने देखा था, उसमें एक आर्टिकल जो है सब लोग में पब्लिश हुआ है, वो कहता है कि 3% से इंडिया कभी भी ज्यादा खर्च शिक्षा पे नहीं की। और वर्ल्ड लेवल पे पूरा वर्ल्ड का जो है एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे तो 4.49% है। और इसको मैं थोड़ा जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे तुलना करने के लिए कोशिश किया, जिसमें कि भूटान इंडिया से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। नेपाल और इंडिया का लगभग बराबर है। बांग्लादेश का नीचे है, पाकिस्तान का भी नीचे है, श्रीलंका का भी नीचे है। अगला स्लाइड मैं स्टेट लेवल पे दिखाना चाह रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि 9.83 लगभग 10% मिजोरम, और जो भी हिमालयन रेंज की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं खासकर, वो एक्सपेंडिचर एजुकेशन में खर्च के दृष्टिकोण से काफी बेहतर है। चाहे वो मिजोरम हो, नागालैंड हो, मणिपुर है, असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, फॉर दैट मैटर जम्मू कश्मीर। तो इसमें आप देखेंगे झारखंड कहां पर है। झारखंड 3.41% के साथ लगभग बीच में है, जो कि सब लोग के आर्टिकल के आधार पर 3% जो जीडीपी का इंडिया खर्च करती है, लगभग वही आसपास झारखंड का है, या थोड़ा बहुत इंडिया का से ज्यादा हो सकता है उस आर्टिकल के मुताबिक। लेकिन रिसेंट वाला जो डेटा है 2016 का जो मैंने डेटा लिया है, और इंडिया का अलग से उस डेटा को मैंने वहां पे पंच किया था, क्योंकि 2016 में भी इंडिया का डेटा अवेलेबल नहीं था। तो उसमें 4.49 के आसपास, जो 4.49 के आसपास जो है इंडिया का, तो उसकी तुलना में डेफिनेटली झारखंड का खर्च जो है कम है। और उसके बाद उसी सब लोग का आर्टिकल को मैंने लिया, और जो हमारे शिक्षा मंत्री जो बताए हैं कि प्रति स्टूडेंट इनका कहना है कि 4,000 खर्च करते हैं। तो एक साल में आप देखेंगे पर स्टूडेंट स्पेंडिंग झारखंड में 9,451 रुपये एक साल का है। तो प्रति महीना इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 1,000 से कम इस डेटा के अकॉर्डिंगली दिखा रहा है। पता नहीं जो शिक्षा मंत्री है कौन सा डेटा रेफर कर रहे थे, उनका सोर्स थोड़ा देखना पड़ेगा, वो मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो है पब्लिक फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, CGPA का डेटा है। इसके बाद इंडिया का देख सकते हैं, डेफिनेटली इंडिया का ज्यादा है प्रति स्टूडेंट खर्च के दृष्टिकोण से। प्रति बच्चा जो शिक्षा पे एक्सपेंडिचर, वो भी इंडिया का ज्यादा है झारखंड से। बिहार का ज्यादा है झारखंड से, बिहार से ही अलग हुआ है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है। और केंद्रीय विद्यालय जो खर्च करती है प्रति बच्चा, और जाहिर सी बात है कि हर एक बच्चा और हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े,
तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रति स्टूडेंट ये खर्च करता है। इसमें चाइल्ड का नहीं लिया है, सिर्फ पर स्टूडेंट डेटा दिया गया है। केरला गोवा काफी ज्यादा है, महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटका काफी ज्यादा है। तो ये सब एडवांस स्टेट हैं, तो डेफिनेटली वहां पर प्रति स्टूडेंट खर्च काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ और झारखंड एक ही टाइम पे फॉर्म हुआ, लेकिन आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का एक्सपेंडिचर लगभग दुगना से थोड़ा सा कम है, या दुगना ही कह सकते हैं आप, दोनों दृष्टिकोण से, मतलब पर स्टूडेंट स्पेंडिंग और पर चाइल्ड स्पेंडिंग के दृष्टिकोण से। तो मैं ओवरऑल ओपन करना चाह रहा था, और यहाँ पे मैं पोस्ट भी कर दिया हूँ जो अखबार का जो कटिंग है, जिसमें कि कहे हैं कि नेतरहाट जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, उसके बाद वहां से समझेंगे, उसके बाद झारखंड में क्या नीति होगी उसको लागू करेंगे, और 4,000 खर्च करते हैं प्रत्येक प्रत्येक बच्चे, इनका कहना है। और कह रहे हैं कि जिस किसी को भी सजेस्ट करना है वो इस पर भेज दें ताकि वो छपेंगे। और इन्होंने एक बात खास ये कहा है कि किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता, मोजा, खाना और छात्रवृत्ति सब कुछ देती है झारखंड सरकार। इसके बावजूद भी पेरेंट जो है, माँ बाप जो है, प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, जबकि कंपटीशन और प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह देकर ये सारे छात्र जो हैं, ये जो टीचर जो हैं गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करते हैं। तो क्या कमी है, ये सुझाव मांगे थे। तो उसके जवाब में काफी कुछ आया, जैसे सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, शिक्षकों को केवल पढ़ाने दिया जाए, जरूरत के हिसाब से हो शिक्षक, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई को मिले बढ़ावा, पढ़ाई कैसे हो या शिक्षक को तय करने दें, शिक्षकों को सेवा रिजल्ट आधारित बने। इस तरह के क्या है, डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। मैं सिर्फ मोटिवेट करना चाहता था इस डिस्कशन को, और डिटेल में बात हम सभी लोगों को जोहार। मैं प्रदीप मुंडा हूँ, और मैं बीआईटी मिश्रा में मैं प्राध्यापक हूँ, और तकनीकी विषयों के साथ साथ मेरा जो पीएचडी है वो है इंटरनेशनल फिनांस में है। हालांकि मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कंप्यूटर्स पढ़ाता हूँ, फिनांस की कुछ इंटरनेशनल फिनांस की लेता हूँ। एजुकेशन को लेकर के मेरा तो जो अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो पिछले 17 वर्षों का है। और 17 वर्षों में उससे पहले जो मैं अपनी स्कूली शिक्षा को देखता हूँ, तो मदरसा से लेकर के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के सेंट जॉन, सेंट जेवियर्स, बीआईटी मिश्रा, फिर एमएनआईटी इलाहाबाद, है ना, ये तमाम संस्थाओं के साथ मैं रहा भी, इनके साथ मैं पढ़ा भी। अलग अलग जगहों पे रहने का अवसर प्राप्त हुआ, काम के सिलसिले में, पठन पाठन के सिलसिले में। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मोतीलाल, एमएनआईटी इलाहाबाद, फिर बिट्स मिश्रा के साथ जुड़ा। तो पूरे भारत में एक चीज जो मुझे दिखाई देती है, वो शिक्षा को लेकर के सरकारों का नीतिगत स्तर पर और लोगों का भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव। सरकार जहां पर 1950 से चलते चलते शिक्षा को लेकर के एक उदासीन रवैया अपनाए हुए है, वहीं पर शिक्षा को लेकर के लोगों के बीच एक भावनात्मक, एक आत्मिक संबंध बन रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक रास्ता कैसे मुखर होगा, इसको लेकर के कोई राह नहीं निकल पा रहा है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि दिनों दिन जो शिक्षा का स्तर है, वो शिक्षा का स्तर एक दूसरे मापदंडों को छू रहा है। मैं मापदंड का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छा कहने और बुरा कहने के बजाय मैं ये आप जैसे सुधी श्रोताओं और चिंतकों पर मैं छोड़ना चाहता हूं कि इसको क्या कहेंगे। एक बहुत बड़ा विषय ये रहा है कि हम लोग जब शिक्षा को देखते हैं, तो शिक्षा को सरकार किन किन क्षेत्रों में बांटती है, तो हम लोग मोटा मोटी तौर पे एक देखते हैं। हालांकि अगर इसका एक स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे तो स्ट्रेटिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, और उसको आंकड़ों पे करेंगे तो आंकड़े एक सत्य का निर्माण तो करते हैं, लेकिन सत्य भ्रामक होता है। और खासकर आंकड़ों के आधार पर जो सत्य निर्धारित किया जाता है, वो अक्सर भ्रामक होता है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि स्कूल के स्तर पर प्राथमिक शिक्षा है, उसके बाद का जो शिक्षा है वो सेकेंडरी शिक्षा है। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम लोग टर्सरी एजुकेशन, जिसमें ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को देखते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन देखते हैं, जिसमें हम लोग बीटेक, एमबीबीएस, सीए, आईसीडब्ल्यूए, पीएचडी जैसी तमाम शिक्षा चीजों को हम लोग देखते हैं।
अब ये अलग अलग क्षेत्र हो गए हैं और इसमें सभी क्षेत्रों में समान रूप से सरकारें कार्य कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हम लोग सभी लोग झारखंड से हैं और झारखंड हो चाहे यूपी हो, यूपी में भी मैंने एक लंबा समय बिताया, 10 साल वहां पर मैं रहा। तो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, एक चीज जो मुझे दिखता है कि सरकार ने जानबूझकर जो शिक्षा का स्तर है, खासकर प्राथमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, हाई स्कूल तक की शिक्षा को, वो सरकार के पीछे जो पदाधिकारी लोग हैं जिसको हम लोग आजकल देवपुत्र हैं, जो तथाकथित आईएएस कहलाते हैं, पीसीएस कहलाते हैं, इन लोगों की बीच में एक, और इसमें साथ में पूंजीवाद है, एक बहुत जबरदस्त एक घना इनके बीच एक संबंध है इनकी करनी में। ये लोग जानबूझकर स्कूली शिक्षा को और हाई स्कूल तक की शिक्षा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और उसके पीछे की वजह मुझे साफ दिखाई देती है। वो ये है कि अगर ये स्कूली शिक्षा बंद हो गई या ये स्कूली शिक्षा का उत्थान कर दिया गया, तो हम लोगों को सेना में लड़ने के लिए सिपाही कहाँ से मिलेंगे, पुलिस कर्मी कहाँ से मिलेंगे, हम लोग को ड्राइवर कहाँ से मिलेंगे, हम लोग को पियोन कहाँ से मिलेंगे। तो ये जो उद्योगों का जो लगातार विकास चल रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, मेट्रोज बढ़ रहे हैं, तो मेट्रोज को सपोर्ट करने के लिए हमको एक सेकेंडरी लाइन भी चाहिए। सेकेंडरी लाइन ये लोग सप्लाई प्रोवाइड कर सके, इसके लिए लगातार इन स्कूलों को बेहद तंगहाली से गुजारा जा रहा है, इनको एक दोयम दर्जे की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। इसीलिए नीतिगत स्तर पे हो, चाहे वो व्यय के स्तर पे हो, बजट के स्तर पर हो, या इनको कार्यकारी, इन योजनाओं को कार्यकारी स्तर पर अमली जामा पहनाना लेकर के हो, सरकार कभी भी शिक्षा को लेकर के उतनी गंभीर नहीं है जितनी अन्य विषयों को लेकर के है। और इसीलिए आज हम लोग जो देख रहे हैं, सरकार के पास एक बड़ा अच्छा सा उपाय हो गया है, एक बहुत पॉलिसिंग, एक जिसको हम लोग अकाउंटिंग में, इंटरनेशनल फाइनेंस में लोग पढ़ते थे, अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, कि सरकार कहती है कि अच्छा तुम्हारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक नया सिस्टम खड़ा कर देंगे। तो सरकार कर क्या रही है कि जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, जो एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, जो एक स्थापित संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकार उनको जानबूझकर या तो ढहा रही है या ढहने दे रही है, और उसके बदले में उन्हीं उन्हीं इमारतों, उन्हीं संस्थाओं के अवशेष पर एक नई इमारतें का निर्माण कर रही है, नई संस्थाओं का निर्माण कर रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर किसी एक उंगली में समस्या है तो उंगली काट देने से, उसके जगह पे नई नकली उंगली लगाने से या उंगली उगाने का प्रयास करना का जो उपाय है, ये जो प्रक्रिया है, वो कितना सफल हो पाएगा या कितना नहीं सफल हो पाएगा। तो ये प्राइमरी एजुकेशन की बात है। प्राइमरी एजुकेशन की चीजों को लेकर के अभी लॉकडाउन में आप लोग चर्चा कर रहे थे, लॉकडाउन में अभी स्कूली शिक्षकों से मैं बात कर रहा था, तो स्कूली शिक्षकों को लगातार ड्यूटी पे लगाया गया है। क्या ड्यूटी है? तो हर विद्यालय, सरकारी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में बच्चा अगर नहीं आ रहा है, तो बच्चा जितने दिन तक विद्यालय में क्लास नहीं हो रहा है, उतने दिन तक 4 रुपया का रेट से उनको घर पे जा करके उनको सहायता पहुंचाना है, उनको राशन पहुंचाना है। सुनने में प्राथमिक स्तर पर बहुत सही दिखाई पड़ता है कि सरकार कम से कम इतना चिंतनशील है, इतना संवेदनशील है कि इन बच्चों को वो नहीं छोड़ रही है, इन बच्चों को याद कर रही है ना। लेकिन साथ ही सरकार कहती है कि इन बच्चों को ऑनलाइन क्लास लीजिए। अब जिन बच्चों के माँ बाप के पास एक नंबर नहीं है, फोन नंबर नहीं है, फोन चलाना नहीं जानते हैं, एक बेसिक फोन चलाना नहीं जानते हैं, वहां पर ऑनलाइन क्लास कैसे हो पाएगा? और जब ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगा, तो हम लोग ये कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारे से बराबरी करके दिल्ली में जो लोग अपने घर द्वार से पैसे लेकर के मुखर्जी नगर में रह करके जो कंपटीशन करते हैं, उनसे ये कैसे बराबरी कर पाएंगे, किस जन्म में बराबरी करेंगे? तो इनके पास तो एक ही उपाय रहेगा कि शरीर को, देह हाथ को मजबूत कीजिए। जिस दिन सिपाही का बहाली आएगा, उस दिन दौड़ धूप करके 4 बार ऊपर नीचे छाती करेंगे और नौकरी लेंगे। मतलब एक सीधी सी प्रक्रिया चल रही है कि आदिवासी के बीच में ही आदिवासी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसको जाति के अंदर जाति का निर्माण किया जा रहा है, और ये इतनी महीन तरीके से किया जा रहा है जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोग जब सरकारों से मांगते हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए? तो अक्सर हमारी मांग होती है साड़ी चाहिए, धोती चाहिए, गली चाहिए, नली चाहिए, शैक्षणिक संस्था चाहिए, ये कोई नहीं मांगता है। और कुछ हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शिक्षण शोधार्थी चाहिए, ये कोई नहीं चाहता है। ये एक पहलू हो गया। इसी के साथ हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि
सरकारी स्कूल का मास्टर अगर जा करके सभी लाल कार्ड धारियों को राशन पहुंचा रहा है, तो ये काम तथाकथित अंग्रेजी मीडियम वाले के छात्रों को, के टीचरों को क्यों नहीं कराया जाता है? उन अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी छात्रों से चुनाव का काम क्यों नहीं कराया जाता है? अंग्रेजी मीडियम के टीचरों से, उनके प्रबंधन से गाय बकरी जनगणना करने का कार्य क्यों नहीं कराया जाता है? तो इसके पीछे की मंशा साफ ये दिखती है कि हम आपको इतने पर्पस में इंगेज करके रखेंगे कि आप ये पढ़ाने को छोड़ करके बाकी सब काम करेंगे। अब आते हैं स्कूली शिक्षा के बाद से दूसरी शिक्षा के बाद से, एक पिछली बार हम लोग जब बहस चर्चा कर रहे थे, और इस चर्चा में मैंने कहा भी था कि झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक कागज के स्तर पर सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। झोपड़ी में डिस्टेम्पर कर रहे हैं, झोपड़ी को बदल नहीं रहे हैं, झोपड़ी के ऊपर डिस्टेम्पर कर रहे हैं, यही वही प्रक्रिया है। अब 10वां पास तक की जो शिक्षा नीति ये हो गई है कि जिस स्कूल में जो विद्यार्थी होंगे कंपास करेंगे, वहां के शिक्षकों को न तो प्रोन्नति मिलेगा और न और कुछ सुविधाएं मिलेंगी। अब हाल ये हो गया है कि जितने सारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, वो योग्यता रखने के बावजूद भी अब ये ऐसी परिस्थिति हो गई है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं। और अब अंधाधुंध रिजल्ट का प्रकाशन हो रहा है। रिजल्ट का प्रकाशन तक ठीक है, लेकिन हम झारखंड में अभी इतने सारे छात्रों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। जो स्टूडेंट पढ़ करके आ रहे हैं उनके लिए हम लोग कॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, जो लोग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए हम लोग लैब नहीं दे पा रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जितने लोग 10th में पास कर रहे हैं, जो पास करने का परसेंटेज 10th पे है, अगर आप इंटर पे देखेंगे तो +2 लेवल पे पास होने का परसेंटेज गिर करके 35 से 36% पे आ जाता है। बेहद बेहद चौंकाने वाली बात है कि 10th में जो लड़का 90% लेकर के पास हो रहा है, 80% लेकर के पास हो रहा है, और वहीं पर 12th में रिजल्ट झारखंड में 36% के आसपास हो जाता है। अब आप समझ लीजिए कि हायर एजुकेशन की स्थिति क्या हो। पिछले साल तक का रिपोर्ट है, यूजीसी एआईसीटी का रिपोर्ट कहता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं पूरे भारत में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पिछले साल 1500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए। अभी झारखंड में क्या हो रहे हैं कि हम लोग के पास जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज बिट सिंदरी है, आरआईटीज हैं, आरआईटी को एनआईटी बना दिया गया है। अब इसके आधार पे हो क्या रहा है कि सरकार कह रही है कि हम नया तकनीकी संस्थान हम लोग खोलेंगे, लेकिन जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम लोग कोई ध्यान नहीं देंगे, भले वो डूब जाए, उसका शिक्षा का स्तर क्या रहे। तो एक दिक्कत हमारे साथ भी ये हो रही है कि सरकारों ने क्या कर दिया है कि शिक्षा के मोड को हम लोग गली गली हम लोग देखते हैं, और बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आप लोग भी देखे होंगे, दीवारों पे लिखा रहता है विवेकानंद पब्लिक स्कूल, हिंदी में लिखा है, देवनागरी में लिखा रहेगा विवेकानंद पब्लिक स्कूल, यहाँ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है, जो मुझे समझ में आता है कि जो रिक्वायरमेंट था, जो एक पॉस्ट रिक्वायरमेंट था गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, उसको गवर्नमेंट ने पूंजीवादियों के साथ, कैपिटलिस्टिक पैटर्न के साथ मिलकर के उसको मास प्रोडक्शन में डाल दिया है। और ये बहुत दुख के साथ मुझे स्वीकार करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हम लोग एजुकेशन को मास प्रोडक्शन के तौर पे कर रहे हैं। एजुकेशन हमारे लिए कोई भविष्य निर्माण की चीज नहीं रह गई है, एजुकेशन हमारे के लिए शिक्षा की चीज हो गई है। और इस शिक्षा के निर्माण, शिक्षा और भविष्य निर्माण के बीच में जो आदमी पिस रहा है, वो आदमी गरीब है, शोषित है, वंचित है, उसका आगे कहीं कोई काम नामो निशान नहीं है। हम लोग केवल औपचारिकता पूरा कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर खासकर झारखंड को, भारत को आगे कुछ करना है, तो स्कूली शिक्षा को पहली पंचवर्षीय योजना जैसे चलाए जाते हैं, कुछ काम, सारे काम छोड़ करके 2 पंचवर्षीय योजना 10 साल केवल हमको डेवोट करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर में, है ना, एजुकेशन के ऊपर में डेवोट करना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत उल्टी चीजें होती हैं। हो ये रहा है कि जो बाबू बैठा हुआ है, ग्रेजुएट पास करके जो बाबू एजुकेशन शिक्षा विभाग में बैठा हुआ है, शिक्षा सचिव आईएएस बन करके आता है, वो +2 और पीएचडी पास शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, बहाली का काम करता है। जब तक ये प्रक्रिया को नहीं रोकिएगा, शिक्षकों के लिए नीति निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक भागीदार नहीं बनेंगे, शिक्षकों के लिए उनकी अपनी पॉलिसी मेकर में टीचर नहीं होगा, स्कूल नहीं जुड़ेगा, छात्र नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप भावनाओं को नहीं जोड़ सकते हैं। दूसरी बात ये रह गई, क्योंकि हम लोग आदिवासी क्षेत्र है, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि कोविड में क्या करना चाहिए। कोविड में सरकारों ने खूब प्रावधान किए, हम लोग उन प्रावधानों को यूज नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कहती है कि पैसा है, पैसा में आप
अपने आधार पर शिक्षा दीजिए। लेकिन आज भी झारखंड में हम लोग न तो मुंडारी में स्कूली शिक्षा हम लोग ले पा रहे हैं, न कुड़ुक में ले पा रहे हैं, न संथाल पे ले पा रहे हैं। अब वो क्या होता, अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि हिंदी हम लोगों की राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा हम लोगों की कुड़ुक है, मातृभाषा हम लोगों की मुंडारी है,